नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस मद निषेध, जी हाँ, एनसीईआरटी साइंस का ये 300 प्लस वीवीआई क्वेश्चंस का ये शानदार वीडियो होने वाला है। क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन है। आपको पता है कि बिहार पुलिस मद निषेध हो या कोई भी एग्जाम हो, साइंस का रोल होता है। ऐसे में आपको साइंस अच्छे से कवर करना चाहिए। और एक चीज फिर बता दूं कि अगर एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th और 10th का संपूर्ण पीडीएफ चाहिए आपको चैप्टर वाइज, तो आप पाठशाला विद के ऐप से उसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराया गया है आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में लगभग 300 प्लस प्रश्नों को हम लोग शामिल किए हैं, देखने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसको धैर्य बना करके देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न परीक्षा भवन में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 केजी। ठीक है। परमाणु के सबसे भीतरी भाग में कौन होता है इनमें से? तो सबसे भीतरी भाग में होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाता है। ठीक। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या था? थॉमसन ने परमाणु मॉडल में बताया था कि यह एक धन आवेशित गोला है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जे थॉमसन के जन्म की अगर बात करें तो इसका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1856 को। आगे आते हैं पांचवें सवाल पर। थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्यों? क्योंकि ये उदासीन होने का रीजन है धन और ऋण दोनों आवेश जो है वो बराबर हैं। परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या किसने की? तो अभी बताया कि उदासीन होने की व्याख्या ये करने वाले जो है वो है कौन? तो जे थॉमसन। जे थॉमसन इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना है आपको। जे थॉमसन। चलिए आगे आते हैं। तो रदरफोर्ड, देखिए नाभिक की खोज करेंगे तो उसमें उन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया है। सोने की पन्नी क्यों इन्होंने चयन किया, चांदी क्यों नहीं किया? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे आघातवर्ध धातु क्या है? सोना। आघातवर्ध का मतलब भी जानते हैं कि उसको पीट पीट करके चादर जैसा बनाया, यानी कि पतला किया जा सकता है। तो इनको बहुत पतली धातु की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने सोने का चयन किया। रदरफोर्ड को इस कार्य के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। रदरफोर्ड के परमाणु में धन आवेशित भाग कैसा था? तो धन आवेशित भाग जो था वह था, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो रदरफोर्ड ने जब परमाणु में नाभिक की खोज की तो इसमें इन्होंने देखा कि जो धन आवेशित भाग है वो बहुत ही कम जगहों में केंद्रित था। अब ये सोने की पन्नी पर है, बहुत कम भागों में है। ऐसे परमाणु के नाभिक की खोज में इन्होंने देखा, तो इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण चलाया तो देखा क्या कि अल्फा बहुत सारे कणों तो सीधे सीधे निकल गए ऐसे। कुछ अल्फा कण जो है वो टकरा करके और मुड़े हैं, कुछ है टकरा के मुड़े हैं, और कुछ तो एकदम 12,000 में से एक लौट गए। लगभग 12,000 कण गए तो एक उसमें से लौट गया। तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला तो बहुत कम आयतन में केंद्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बहुत कम आयतन में केंद्रित था। आगे अब आएगा उसी से प्रश्न, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से विचार करें। देखिए अल्फा कणों पर इन्होंने जब बमबारी किया अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर, तो क्या देखा? अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए निकल गए थे ना, बिना विक्षेपित हुए निकल गए थे, कहेंगे सही है। कुछ छोटे कणों से विक्षेपित हुए थे, तो कुछ आपने देखा कि मुड़े थे, और लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण जो है वो वापस भी लौट गया था। तो यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं कि तीनों कथन जो है वो सही हो जाता है ना। तो विकल्प ऐसे में आप चयन करेंगे विकल्प डी कि तीनों कथन, कथन 1, 2 और 3 सभी सही है। ठीक है, तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली आप कर लोगे।
सोने की पन्नी पर अल्फा का टकराया तो अल्फा कणों का क्या हुआ, परकीर्णन हुआ, बिखरा, है ना। कुछ सीधा गया, कुछ मुड़ा, कुछ लौटा। तो ये क्या पाया कि अल्फा कणों का परकीर्णन हुआ। ऑप्शन में देगा न्यूट्रॉन का निर्माण, ये फला वगैरह, तो आप ध्यान रखिएगा अल्फा कणों का यहाँ पर क्या होता है, परकीर्णन होता है। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मैंने पहले ही बता चुका है कि चक्कर लगाते हैं, सही है। दूसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बड़ा होता है। कह रहा नाभिक परमाणु से बड़ा होगा, तो देखिए परमाणु में नाभिक है तो बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। यह दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही, तो होगा केवल एक सही। ठीक है, चलिए परमाणु स्थायी होता है, यह कथन किस मॉडल से संबंधित है। देखिए परमाणु का मॉडल थॉमसन ने भी दिया, डाल्टन ने भी दिया, रदरफोर्ड ने भी बताया, लेकिन ये स्थायी होने की जो बात करी है ये बोर मॉडल का है। किसका है, बोर मॉडल का है, ध्यान रखिएगा बोर मॉडल का है ये स्थायी। रदरफोर्ड ने बोर मॉडल में जो स्थायी दिया है ये रदरफोर्ड ने इसको नहीं बताया। यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी हो गई। तो प्रश्न पूछ देता है आपसे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख कमी क्या थी, तो कहेंगे कि हाँ उसने स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, हो जाएगा बी विकल्प सही। चलिए अगला सवाल, आइए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा उपपरमाणविक कण विद्यमान होता है, कौन सा उपपरमाणविक कण विद्यमान होता है, तो वो होता है प्रोटॉन। आपको पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, प्रोटॉन अंदर रहता है। तो अब आप कहेंगे कि तो न्यूट्रॉन भी तो रहता है, तो जब रदरफोर्ड ने खोज किया था उस समय न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया था, इसलिए प्रोटॉन। ये कह रहा रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार ना, तो ये होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस समय नहीं था, तो प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया भी है, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। रदरफोर्ड यह खोज 1911 में किया, जबकि न्यूट्रॉन 1932 में खोजा गया। इलेक्ट्रॉन इतने में, प्रोटॉन इतने में, तो ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन एक अनावेशित कण है तथा द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर है, तो अनावेशित मतलब न्यूट्रल है ये, और यह हो जाएगा आपका क्या, न्यूट्रॉन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो 16 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये पॉजिटिव निगेटिव और ये न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। परमाणु का द्रव्यमान प्रकट किया जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग। चलिए किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 19वां सवाल। किसी परमाणु की वहतम कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, यह किस सिद्धांत या स्कीम से प्राप्त होता है, तो यह जो होता है बोर-बरी योजना। क्या होता है, बोर-बरी योजना, स्कीम है, बोर-बरी स्कीम से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बोर-बरी योजना। चलिए जिन तत्वों के परमाणुओं की वहतम कक्षा पूर्ण रूप से भारी होती है उसके संबंध में विचार करें। तो जिन परमाणुओं की वहतम कक्षा भारी होती है ना, ऐसे तत्व रासायनिक रूप से कम सक्रिय होंगे, और कम सक्रिय होंगे तो ये निष्क्रिय होंगे, निष्क्रिय गैस। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी कथन जो है वो आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि कथन 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। निम्न में से
किस तत्व के वहतम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। न्यूक्लियन में किन कणों को शामिल किया था? तो न्यूक्लियन वही होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यही होता है न्यूक्लियन। तो 22 का जो सही होगा वो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अब जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। पैरा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पैरा हाइड्रोजन। चलिए अगले सवाल। परमाणु के केंद्र नाभिक की खोज किसने की थी? तो क्या मैं बताया था, नाभिक की खोज के लिए इतना काम किया रदरफोर्ड ने, सोना के पन्नी लाया, अल्फा कण की बमबारी किया, तो नाम किसका दीजिएगा? रदरफोर्ड का ही आएगा ना। ठीक है, चलिए, यह किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? तो ये बताने वाले भी रदरफोर्ड ही। यह किसने बताया कि यदि परमाणु की वहतम कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर हो जाता है और कम क्रियाशील होता है? निष्क्रिय गैस आप देख रहे थे, ये बोर बरी योजना बताया था ना, नील्स बोर, याद रखिएगा नील्स बोर। ठीक है, यह बताने वाले नील्स बोर। चलिए आइए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, इसका पता किसने लगाया? परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, तो पता लगाने की बात कर रहा है तो ये जे थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है तो जे थॉमसन। केनाल रेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केनाल रेज की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। केनाल रेज की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। गोल्डस्टीन ने केनाल रे किरणें की खोज कब की थी? तो ये 1886 में की थी। कब की थी? 1886 में। चलिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। ये सब प्रश्न पूछता है, सवाल महत्वपूर्ण है सारे के सारे। चलिए, परमाणु की संरचना का पहला मॉडल किसने दिया था? परमाणु की संरचना का पहला मॉडल आपको बता चुका कि जे थॉमसन, धनावेशित गोला बताया था, है ना, तो थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल मिला था वर्ष 1906 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1906 ईस्वी में। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये अब आंख बंद करके भी आप बताएंगे, कहेंगे सोना का, कहेंगे हाँ। सोने की पन्नी पर किन कणों की बौछार रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि हाँ ये भी कर लूंगा, अल्फा कणों का। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आप इसमें अल्फा लगाते, गामा लगा देता, कोई कोई बीटा लगा देता, ऐसे कर देते हैं बच्चे। आइए, नाभिक की खोज किया, तब इसको नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाएगा। तो नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा गया? तो रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड, ध्यान रखिएगा। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की थी? न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने, तो ध्यान रखिएगा चैडविक। चलिए, न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में, आवारा तत्व। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉनों की ही संख्या, और क्या, परमाणु संख्या कह रहा है ना, तो संख्या में केवल प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या, सीधा। हाँ, अगर परमाणु द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग, ये भी ध्यान रखिएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक यानी कि इसमें परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान हो, समान परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो हो वह अलग हो। ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो, ये होता है समस्थानिक। तो यहाँ पर आपको छांटना है
कि परमाणु संख्या समान, समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग, ये हो जाएगा समस्थानिक। संभारिक में हो जाता है द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग, उसमें अपोजिट हो जाता है। क्लोरीन के कितने समस्थानिक तो पढ़ते ही होंगे आप, Cl2, तो 2 लगाइए। परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में तो यूरेनियम का प्रयोग जानते ही हैं आप। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग आप लोग जानते ही होंगे। गोइटर यानी घेंघा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग तो आयोडीन की कमी से घेंघा, तो ये भी आप जानते ही होंगे। आइए, समभारिक किसे कहते हैं, समभार, इसमें भार यानी द्रव्यमान बराबर होगा, समान भार का होगा ना, तो समान द्रव्यमान और भिन्न परमाणु, तो यहाँ भी बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, नाम से ही पकड़ लेंगे आप। आइए, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है। अरे किसने किया था, तो आपको पता है ना कि रदरफोर्ड ने जब बमबारी किया तो देखा कि ये तो बहुत छोटा केंद्रक है। किसने किया था तो बताएंगे आप कि रदरफोर्ड ने पता लगाया था। आइए, द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियन संख्या भी कहते हैं। तो सीधा सा यहाँ आपसे पूछ रहा है घुमा फिरा करके कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, अलग अलग दिया है, प्रोटॉन अलग न्यूट्रॉन तो दिया ही नहीं है, तो होगा ही नहीं, तो हो जाएगा न्यूक्लियन वाला सीधा। जे थॉमसन का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था भैया, तो ये मैनचेस्टर में हुआ था। कहाँ में हुआ था, मैनचेस्टर में। चलिए, आइए, परमाणु में नाभिक की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया, तो चीखते चिल्लाते आ रहा हूं कि रदरफोर्ड ने ऐसा किया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसा किसने बताया था, ये प्रश्न भी आपको मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूं कि रदरफोर्ड ने ही बताया था। ठीक है, आइए, न्यूक्लियन किसे कहते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। समस्थानिक के संबंध में गलत कथन छाटना है। समस्थानिक के संबंध में आपको गलत कथन यहाँ पर छाटना है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, आप जानते हैं कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, ठीक है। रासायनिक गुण भी समान होता है, रासायनिक गुण भी समान होता है, हमें तो गलत कथन छाटना है ना, ये दोनों तो सही कथन है। तीसरा, समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग होते हैं, समान नहीं होता है। समस्थानिकों का जो भौतिक गुण है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, अलग होता है। तो ये कथन हमारा गलत जो है, तो हमें गलत कथन मिल गया, हमारा कथन गलत, सी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज करने वाला जो है वो है रॉबर्ट हुक, 1665, आप पढ़ेंगे आगे। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव होते हुए भी स्वयं में पूर्ण जीव के समान है, तो अमीबा है ही, क्लेमाइडोमोनास भी है, पैरामीशियम भी है, तो हो जाएगा यह सब। चलिए, कोशिका की आकृति और जो आकार है यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है, कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है, तो हो जाएगा कोशिका के कार्य पर विचार करना है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे भीतरी परत होती है क्या, प्लाज्मा झिल्ली क्या कोशिका की सबसे भीतरी परत है, देखते हैं। बाहरी परत होगी ना, भीतरी नहीं होगी, तो गलत हो जाएगा पहला कथन। दूसरा, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, हाँ ये दूसरा सही है, तो कथन केवल 2 सही हो जाएगा। आइए, कोशिका के अंदर CO2 का निष्कासन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, CO2 को कैसे रिमूव करता है, तो वो करता है विसरण, विसरण के माध्यम से, ठीक है, सही हो जाएगा बी ऑप्शन। कोशिका झिल्ली से संबंधित कथनों पर विचार करें। कोशिका झिल्ली का कठोरता एक कोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने में सहायता देता है, क्या ये कथन सही है कि कोशिका झिल्ली का कठोरता होता है वह भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है, नहीं, भोजन ग्रहण करने में सहायता नहीं करता है। दूसरा, कोशिका झिल्ली की भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, तो हाँ दूसरा कथन तो सही है, बट
कथन एक जो है वो गलत है, तो केवल दो सही है। ठीक, विचार करना है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा यानी अतिरिक्त कोशिका भित्ति होता है। पादपों में सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, तो पहला कथन तो सही हो रहा है। हम दूसरे कथन पर आते हैं। दूसरा कथन कह रहा है पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो पादप की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं। दूसरा कथन गलत। तीसरा, सेलुलोज पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता देता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही, पहला और तीसरा सही। ठीक है, चलिए। पादप कोशिका में जल की हानि के बाद जीव द्रव्य के संकुचन की जो घटना होती है वो कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोलाइसिस सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, केंद्रक झिल्ली से संबंधित कथनों पर विचार करें। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली की बात कर रहा है, तो विचार करना है केंद्रक झिल्ली से संबंधित। केंद्रक के चारों ओर एक हरी परत होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कहते हैं? नहीं, एक हरी परत नहीं होती है। दूसरा कथन, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पदार्थों का आवागमन होता है, तो हाँ दूसरा कथन तो सही है, बट पहला कथन गलत है। तो हमारा हो जाएगा केवल दो सही। कथन केवल दो सही। कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो यह न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक के द्वारा। चलिए, बैक्टीरिया जैसी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, ऐसे क्षेत्र में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया जैसे जो कोशिकाएं हैं उसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, उसमें क्रोमैटिन पदार्थ होता है, क्रोमैटिन पदार्थ। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल में क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो प्रकाश साइनोबैक्टीरिया में पुटिकाएं होती हैं, झिल्लीदार पुटिकाएं, इसी में। कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है? तो ये प्लाज्मा का जो झिल्ली होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः कितने क्रोमोसोम? प्रो है ना, केवल और केवल एक होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिंगल क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करने वाला प्रमुख गुण बताना है। यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से अलग करें। ये झिल्ली का खेला है, एक में झिल्ली होगा एक में झिल्ली गायब। अंतर्द्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रचना जो होती है ना वह प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। किसके समान? अंतर्द्रव्य जलिका की रचना जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। आइए, इनमें से किस अंतर्द्रव्य जलिका पर राइबोसोम लगा होता है? देखिएगा, ईआर दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और खुरदरी। तो जब राइबोसोम लग जाता है इसलिए ऐसे खुरदरा खुरदरा लगता है, तो राइबोसोम लगा कह रहा है तो बताएंगे खुरदरी। चलिए आगे, झिल्ली जीवात जनन क्या है? तो ये नई झिल्ली का निर्माण है भाई। विभिन्न कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जलिका जो है वो कैसे दिखाई देती है? तो भिन्न भिन्न कोशिका है तो अलग अलग दिखाई देगा, यानी भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। ठीक है, विचार करना है। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण झिल्ली रहित पुटिका है। क्या गोल्जी बॉडी में झिल्ली नहीं होता है? गलत है, गलत है ना कथन, पहला कथन गलत है। दूसरा, अंतर्द्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, तो हाँ दूसरा कथन सही है, गोल्जी बॉडी में ही पैक होता है, दूसरा सही हो जाएगा। गोल्जी बॉडी से संबंधित कथनों पर विचार करें। गोल्जी बॉडी की झिल्लियां अंतर्द्रव्य जलिका से जुड़ी होती हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है,
गोल्जी बॉडी की जो झिल्लियां हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरा, गोल्जी बॉडी द्वारा लाइसोसोम का भी निर्माण किया जाता है क्या? तो बिल्कुल सही है, जुड़ी होती हैं और इसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। तो हम कहेंगे कि कथन जो है वो दोनों सही है। क्या बताने वाले हैं कि दोनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे, लाइसोसोम से संबंधित कथनों पर विचार करें। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ व टूटे फूटे कोशिकांगों को पचाता है। बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सही है कि लाइसोसोम बाहरी पदार्थ व टूटे फूटे कोशिकांगों को जो है वो पचाता है। दूसरा, बैक्टीरिया जैसे बाहरी पदार्थ लाइसोसोम में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कहेंगे दोनों कथन जो है वो सही है, दोनों कथन जो है वो सही है, दोनों कथन सही। चलिए आगे, निम्न कथनों पर विचार करें। लाइसोसोम झिल्ली विहीन संरचना है क्या? लाइसोसोम में झिल्ली नहीं होती है, लाइसोसोम में झिल्ली होती है मेरे भाई। लाइसोसोम के पाचक एंजाइम खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा बनाए जाते हैं। तो जी हाँ, ये लाइसोसोम के जो पाचक एंजाइम है ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। तो केवल और केवल दो सही। ब्लैक रिएक्शन विधि ये कैमिलो गाल्जी के द्वारा दिया गया था। तो ब्लैक रिएक्शन विधि कैमिलो गाल्जी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा। कोशिका की ऊर्जा एटीपी, एटीपी, एडीपी नहीं टीपी, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ध्यान रखिए, कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है। कथनों पर विचार करना है। कह रहा है क्या माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है? बाहरी नहीं, भीतरी छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली अधिक वलित होती है, भीतरी नहीं बाहरी अधिक वलित होती है। तो यह दोनों कथन जो उल्टा पुल्टा दिया है, यानी कि दोनों कथन जो है वो गलत होने वाला है। तो हम कहेंगे कि दोनों कथन जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए, पादप कोशिका को स्फीति और कठोरता कौन देता है? प्लांट सेल में जो स्फीति और कठोरता प्रदान करता है वो होता है, पहले तो कोशिका भित्ति भी होता है और वेकल्स भी यानी कि रसधानियां भी होता है। ठीक है, तो दोनों होता है कोशिका भित्ति और रसधानी। ठीक है, आइए, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है यह आपका क्या है, सेल हो जाएगा, कोशिका, सेल या कोशिका। कोशिका का सबसे पहले पता तो बता चुका हूं 1665 में रॉबर्ट हुक ने। देखिए है क्या, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665। जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था? तो जीवित कोशिका का पता लगाया था वो थे कौन? एबी लुवेनहॉक, एबी लुवेनहॉक, एंटनी वॉन लेवेनहॉक 1674 में। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? तो कोशिका में केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। ये डेट भी याद रखिएगा, पूछेगा 1831 में। चलिए, इनमें से 1839 में किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने, किसने? पुरकिंजे ने दिया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान दोनों ने, स्लाइडेन और स्वान दोनों ने, ध्यान रखिएगा। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाकर यह किसने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है? किसने बताया? तो ये बताया था विरचो, विरचो, विरचो ने बताया था।
तो हो जाएगा ना विरचो। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। किसकी? लिपिड तथा प्रोटीन की, है ना। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? तो अमीबा के पास पैर नहीं होता है, वो अपने शरीर से ही इंडोसाइटोसिस साइटोसिस करके और करता है। कोशिका भित्ति, तो भित्ति केवल प्लांट में होता है। देखते हैं बाहर भित्ति होता है ना कठोर सा, तो पादप में होगा। पादप कोशिका की भित्ति होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। केंद्रक झिल्ली, देखिए झिल्ली जो होता है वो कितने लेयर का होता है पूछता है। तो केंद्रक का जो झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली, यह दोहरी परत का होगा। कौन सी परत का होगा? तो ये दोहरी परत का होगा, ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम कहाँ स्थित होते हैं? तो क्रोमोसोम जो होगा वो केंद्रक में होगा, केंद्रक में, जो ध्यान रखिएगा केंद्रक में। जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यानी कि झिल्ली से पहले की बात की जा रही है, यानी प्रोकैरियोटिक की बात की जा रही है। किसकी? प्रोकैरियोटिक की बात। चलिए, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होगा नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, है तो यूकैरियोटिक। सिंपल। यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में प्लास्टिड में क्लोरोफिल पाया जाता है। कहाँ? प्लास्टिड में। जीव द्रव्य बना होता है, जीव द्रव्य किसका बना होता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से जीव द्रव्य जो होता है वो बना होता है। तो ध्यान रखिएगा कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। चलिए, वायरस में जीवन के गुण नहीं पाए जाते हैं, क्यों? वायरस में जीवन के गुण नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं होती है, इसमें झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, कोशिका वाली। अंतर्द्रव्य जलिका कितने प्रकार की? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक स्मूथ और एक खुरदरी, जो राइबोसोम लगा हुआ था, है ना। तो दो दो देखिए बताया ना, जिस अंतर्द्रव्य जलिका पर राइबोसोम लगा होगा वो क्या होगा? खुरदरी होगा। देखिए ये अंतर्द्रव्य जलिका है, उस पर राइबोसोम लग जाएगा, ऐसे ऐसे तो नहीं लगेगा खुरदरा जैसा, कहीं यहाँ लगेगा। लिपिड तथा वसा अणुओं के निर्माण में सहायक अंतर्द्रव्य जलिका कौन सा होगा? तो लिपिड तथा वसा अणुओं के निर्माण में सहायता होगा स्मूथ, चिकनी, चिकनी वाला, SER। कोशिका द्रव में प्रोटीन के परिवहन हेतु नलिका तंत्र के रूप में कार्य करने वाला अंग, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जलिका, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है ये। यकृत की कोशिकाओं में विषैले पदार्थ एवं दवाओं के निर्विषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्मूथ अंतर्द्रव्य जलिका यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका, ठीक है, SER। गोल्जी बॉडी का सबसे पहले विवरण किसने दिया था? तो गोल्जी बॉडी का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर तो पड़ा है, कैमिलो गोल्जी ने दिया था, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी तंत्र के द्वारा किया जाता है। आइए, ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ को पैक करने का कार्य कौन करता है? पैकिंग का कार्य गोल्जी बॉडी ही करता है। पैकिंग का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी तंत्र ही करता है। कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र कहलाता है। कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल वही है, लेकिन क्यों कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? क्योंकि यह अपनी ही कोशिका का पाचन करने लगता है, ये कभी कभी, है ना, इसीलिए। आइए, निम्न में से कौन झिल्ली से घिरी संरचना है? झिल्ली से घिरा हुआ है
लाइसोसोम भी झिल्ली से घिरा है, गोल्जी बॉडी भी है, और अंतर्द्रव्य जलिका, ये तीनों घिरा है। तो क्या कहेंगे? यह सभी कह देंगे, कोई शर्म नहीं आएगा यह सभी कहने में। प्रश्न थोड़ा ज्यादा है, कहिए तो स्पीड बढ़ाऊंगा। और कैमिलो गाल्जी ब्लैक रिएक्शन विधि में किस घोल का उपयोग किया था? तो ये सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? सिल्वर नाइट्रेट का। चलिए, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। चलिए आगे, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है किस फॉर्म में? तो मैं बता चुका हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार की झिल्ली होती है? कितने लेयर की झिल्ली होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर की झिल्ली होगी, दोहरी। निम्न में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए और उनका खुद का राइबोसोम होता है? वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस ऑफ द सेल यही होता है। मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का वहन कौन करता है? तो ये खून, ब्लड, रक्त के द्वारा होता है ना। आइए, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है केवल। किस ऊतक के कारण कुछ ही क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है? तो वहां कौन सा ऊतक जिम्मेदार होगा? वह होगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक, है ना। विभाज्य ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जड़ों में भी पाए जाते हैं, और तना का जो टिप होता है, अग्रभाग, टिप ऑफ रूट, और जड़ में, दोनों में। तने की परिधि या जड़ की मोटाई में वृद्धि जो होता है वो कैम्बियम के कारण होता है। किसके कारण? कैम्बियम के कारण। अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहाँ उपस्थित होता है? अंतर्विष्ट विभाज्योतक जो होता है यह पर्णवृत्त पर, बेस पर होता है, पर्णवृत्त के बेस पर होता है। कहाँ होता है? नोड, पर्व एवं पर्णवृत्त के बेस यानी आधार पर, है ना। देखिए, पर बेस पर होता है। विचार करना है। पैरेन्काइमा एक स्थायी ऊतक है क्या? पैरेन्काइमा स्थायी ऊतक है, बिल्कुल सही। पैरेन्काइमा जीवित कोशिका से बना होता है, जबकि यहां मृत लिखा है, तो दूसरा कथन गलत हो जाए, केवल एक सही। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है? यांत्रिक सहारा दे रहा है वो होगा कॉलेनकाइमा। क्या होगा? कॉलेनकाइमा। ठीक है, ये जितने काइमा बता रहा हूं सब याद कर लीजिएगा, पूछता है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति कठोर होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? स्क्लेरेनकाइमा की लिग्निन की परत के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है स्टोमेटा के कारण, स्टोमेटा के द्वारा। लेकिन स्टोमेटा ऑप्शन में नहीं है, तो आप गार्ड सेल लगाएंगे, गार्ड सेल यानी रक्षी कोशिकाएं लगाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगला। जाइलम का कौन सा भाग जल एवं खनिज लवण का वहन करता है? जल और खनिज लवण का वहन। तो जाइलम तो जानते हैं आपकी जल का वहन करता है, लेकिन जाइलम का भाग आपसे पूछेगा ना, भाग पूछेगा, तो वो ट्रैकिड होगा और वाहिका होगा। ठीक है, वाहिका और ट्रैकिड। जाइलम का कौन सा भाग भोजन संग्रह करता है? देखिए, अब आप कहेंगे भोजन तो फ्लोएम ना। अरे भाई, ले जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, संग्रह करता है। तो जाइलम का जो पैरेन्काइमा होता है, जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा, वही भोजन का संग्रह करता है, ध्यान रखिएगा। आइए, शरीर के सभी भागों में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का कार्य तो ये करेगा, या ब्लड करेगा? ब्लड ये करेगा, रक्त, है ना। कौन करेगा? रक्त करेगा। आइए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। पादपों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम, और जाइलम जल का। जाइलम ऊतक में कौन सा घटक मृत कोशिका से बना होता है? तो जाइलम में वही दोनों,
जो जल का वहन करता है, वाहिकाएं और ट्रैकिट्स, ये दोनों मृत होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। शरीर का रक्षात्मक कवच किस ऊतक का बना होता है? तो ये होगा एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम का, सल्की एपिथेलियम का। ठीक है, आइए, प्लाज्मा में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा में प्रोटीन होगा, लवण होगा, हार्मोन्स भी होंगे। प्रोटीन, लवण और हार्मोन्स भी होंगे, विचार करना है। कार्टिलेज में कोशिकाओं के बीच स्थान कम होता है? क्या कार्टिलेज में कोशिकाओं के बीच स्थान कम होता है? अरे नहीं, ज्यादा होता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, कार्टिलेज की मैट्रिक्स प्रोटीन एवं शर्करा की बनी होती है? हाँ सही, दूसरा सही है, पहला गलत। पेशी ऊतक मुख्यतः किसका बना होता है? तो ये लॉन्ग सेल का बना होता है, लंबी कोशिकाओं का बना होता है। सिकुड़ने वाला प्रोटीन किस ऊतक में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक में। आइए अगले सवाल, विचार करना है। रेखित पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं? रेखित पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सही। रेखित पेशियां ऐच्छिक गति प्रदान करता है? भाई हाथ में हड्डी है, जहां हाथ को ले जाना चाहोगे ले जाओ, यानी ऐच्छिक गति है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए। अनैच्छिक पेशिका की गति कौन नियंत्रण करता है? अनैच्छिक पेशिकाओं की गति को नियंत्रित करता है कौन? तंत्रिका तंत्र। ऑटोमेटिक वहां से होता है, स्वतः। शरीर में जो भी पदार्थ प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियम ऊतक से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। टिश्यू शब्द का प्रयोग यानी ऊतक शब्द का प्रयोग किया था विचेट, किसने? विचेत ने किया था, ध्यान रखिएगा, विचेत। अगला आइए, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में क्या आता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। पौधों में खनिज लवणों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? खनिज लवण और जल, ये दोनों तो जाइलम का कार्य है ना। किसका कार्य है? जाइलम का। लेकिन प्रोटीन कौन पहुंचाता है? तो प्रोटीन बताएंगे आप, कौन? फ्लोएम। ठीक है। निम्न में से किसे प्लांट मिल्क के नाम से जानते हैं? तो प्लांट मिल्क के नाम से लेटेक्स, किसे? लेटेक्स को जानते हैं, ध्यान रखिएगा, लेटेक्स। ऊंट का कुबड़ कहाँ चला गया हो? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से निर्मित होता है? तो ये वसामय ऊतक से। ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक से निर्मित होता है, ध्यान रखिएगा। वह ऊतक जो पौधों में भोजन का भंडारण कहलाता है, वो होता है पैरेन्काइमा। बताया था ना, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। वह ऊतक जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल यानी उसमें हवा भर देता है। हवा, एयर, एयर मतलब हवा, और एरेन्काइमा याद रख लीजिएगा ऐसे। पौधों में लचीलापन होगा तो कोलेनकाइमा होगा। नारियल जैसे कठोर एवं मजबूत बनाने वाला ऊतक कौन सा है? नारियल को देखे होंगे ऊपर से कितना मजबूत होता है, यह होता है स्क्लेरेन्काइमा के तहत। स्कल मतलब खोपड़ा, और खोपड़ा देखिए कितना मजबूत होता है, बस याद कर लीजिए। नारियल के कठोर भाग की कोशिका कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये लिग्निन, मैं पहले भी बता चुका हूं, लिग्निन। ठीक है। कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट की तरह कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लिग्निन हो जाएगा, कठोर पदार्थ है ना। चलिए, पत्ती की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसी से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो आ गया क्वेश्चन कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो बताएंगे स्टोमेटा के द्वारा। मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में जल की हानि को रोकने हेतु
कौन सी परत होती है? ये मरुस्थलीय पौधों में जल की हानि को रोकने के लिए एक परत होता है जिसको क्यूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटीन, ध्यान रखिएगा, क्यूटीन। चलिए, पौधों की छाल में हवा एवं पानी के अवरोध हेतु कौन सा रसायन पाया जाता है? पौधों की छाल में हवा और पानी को रोकने के लिए एक रसायन होगा जिसको सुबरीन कहते हैं, सुबरीन। जाइलम में कौन शामिल है? तो जाइलम में तीनों का नाम मैं बताया, ट्रैकिड, वाहिका और जाइलम पेरेन्कामा। ये दोनों जल का वहन करता है, ये भोजन संग्रह करता है। पत्तियों से भोजन को अन्य भाग तक कौन ले जाता है? तो भोजन ढो रहा है ना जी, तो भोजन तो फ्लोएम ढोता है। जीवित कोशिका नहीं है, इनमें से कौन जीवित कोशिका नहीं है? देखिए, जीवित कोशिका जो फ्लोएम रेसा है ना, फ्लोएम रेसा, रेसा आ गया ना, ये मृत है, जीवित नहीं है। ये क्या है? मृत है। तो ध्यान रखिएगा, जीवित नहीं है ये है मृत। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? रक्त कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, मैं बता ही चुका हूं। रक्त के तरल आधार भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल आधार भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। दो अस्थि आपस में जुड़ी है, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी अस्थि को ए से लिखिए, ए, अस्थि से अस्थि जुड़ा है तो ए ए एल करिए, लिगामेंट्स, ए ए एल, लिगामेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए बता रहा हूं। और अस्थि और मांसपेशी अगर जुड़ा है तो वो होता है टेंडन यानी कंडारा। अगले सवाल पर, नाक, कान, कंठ, श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, ध्यान रखिएगा। चलिए, वह ऊतक जो शरीर के आंतरिक अंगों को सहारा देता है क्या कहलाता है? एरियोलर ऊतक होता है वो, एरियोलर ऊतक। हमारे शरीर में वसा का संचित होना किस ऊतक में होता है? ये वसा है संचित, तो वसा में ऊतक होगा। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? तो गति के लिए उत्तरदायी जो ऊतक होगा वो होगा पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है एक्सॉन, कहा जाता है, सॉरी, न्यूरॉन कहा जाता है ना, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन होगा। प्रत्येक न्यूरॉन में पाया जाने वाला लंबा प्रवर्ध क्या कहलाता है? न्यूरॉन में जो प्रवर्ध पाया जाता है उसको एक्सॉन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है किस ऊतक के कारण? तो ये बता ही चुका हूं, ये बता चुका हूं ना कि पौधों में जो होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, यानी कि उसको अंग्रेजी में कहेंगे विभाज्योतक ऊतक। पौधों की तने की परिधि, जड़ की मोटाई, ये तो बता भी चुका हूं, कैम्बियम के कारण रिपीट हो गया है प्रश्न। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है और इसको दिया था किसने? तो मायर ने दिया था। हिस्टोलॉजी नामकरण किसने? तो मायर ने, ध्यान रखिएगा, मायर। चलिए, पौधों में जल का वहन जाइलम के द्वारा, तो जल का वहन जाइलम के द्वारा, ये तो करा ही चुका हूं। कह रहा है कि पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है उसको पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने वाला ऊतक, तो जल को जाइलम और भोजन को फ्लोएम, फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी अगर बास्ट दे दे ऑप्शन में तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बास्ट कहां से आ गया, ठीक ना। पौधे के कुछ भाग जैसे में हो गया, पत्ती हो गया, तना हो गया, मुड़ने पर बिना टूटे मुड़ जाते हैं, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, लचक जाएगा, ये कोलेनकाइमा के कारण होता है। आइए, जैव विकास की सुव्यवस्थित अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था?
तो सुव्यवस्थित अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? तो ये किया था वाल्टर जी रोसेन ने। वाल्टर जी रोसेन 1986 में। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल किस जगत के अंतर्गत हैं? तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत है। मोनेरा। बैक्टीरिया और एनाबेना ये भी मोनेरा जगत के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है। किस जगत के जीवों में गमन के लिए, चलने के लिए सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है? तो ये होता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उनको चलने के लिए क्या होता है? सीलिया या फ्लैजिला। किस संघ के जीवों को अचल जीव कहा जाता है? तो वो पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जीवों को अचल जीव कहा जाता है। किस संघ के जीवों में उत्तकों का विभेदन नहीं होता है? तो वो होता है पोरीफेरा में उत्तकों का विभेदन नहीं होगा, ये अचल जीव होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस को सामान्यतः चपटा कृमि के नाम से जाना जाता है। प्लेटीहेलमिन्थेस को चपटा कृमि के नाम से जाना जाता है। गोल मत समझ लीजिएगा। किस संघ के जीवों में कुटसिलोम पाया जाता है? कुटसिलोम किस में पाया जाता है? तो कुटसिलोम नेमेटोडा। नेमेटोडा का नाम आपने सुना है ना? थोड़ा सा जटिल है बट आएगा प्रश्न। नेमेटोडा कुटसिलोम होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस के उदाहरण, प्लेटीहेलमिन्थेस के उदाहरण है लिवर प्लूक टेप वर्म। तो लिवर प्लूक टेप वर्म प्लेनेरिया, ए सही। प्लेटीहेलमिन्थेस में उत्सर्जन अंग होता है, ये ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, फ्लेम सेल्स। विचार करना है। पक्षियों का हृदय 3 कक्ष, पक्षी का 4 कक्ष होता है, तो पहला ही गलत है। स्तनधारियों का 4 होता है, दूसरा सही है, यानी कि पहला गलत तथा दूसरा सही। ठीक है। चलिए अगला सवाल। बहुत सवाल हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, सारे सवाल कराऊंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा। इनमें से किसने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल में रहने या जल में रहने या वायु में रहने, मतलब जो जैसे रह रहा था उसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर दिया, जो कि गलत ही है ना? तो ये अरस्तु ने किया था। जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले दिया था किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने। जैव विकास की अवधारणा कहीं कहीं लैमार्क भी देता है, बट एनसीईआरटी जो है वो चार्ल्स डार्विन दे रहा है आंसर। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की। 5 जगत का वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण में आप पढ़ेंगे 5 जगत का, 4 जगत का, 3 जगत का, 2 जगत का। 5 जगत का है व्हाइटेकर, 4 जगत का है कोपलैंड, 3 जगत का है हैकल और 2 जगत का है लिनियस। यहाँ 5 पूछा है तो व्हाइटेकर बताएंगे। 5 जगत का RH व्हाइटेकर। किस वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांटा? तो ये कार्ल बूस ने मोनेरा को भी 2 भागों में बांट दिया, एक आर्कीबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। कौन सा क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है? मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन या मेगा जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है? वो होता है कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ठीक है। चलिए, मोनेरा जगत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है? जीवाणु तो आता ही है, नील हरित शैवाल भी आता है और साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा भी आता है। तो हो जाएगा यह सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। चलिए अगले प्रश्न पर। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, लाइकेन परस्पर सहजीवी संबंध निभाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है कवक और शैवाल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शैवाल, शय, जब शय आए, शैवाल किस समूह के अंतर्गत है? तो शय में थय बनाइएगा, थैलोफाइटा। कहेंगे हाँ ये तो याद होगा, शय तो थय बताइएगा, शय बस थय। थैलोफाइटा के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत ये कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, स्पाइरोगायरा, कारा, अल्वा, सब कोई नहीं होगा। इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर, उभयचर प्लांट जगत का तो बताएंगे ब्रायोफाइटा, है ना? एम्फीबियंस प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइटा। वे पौधे जिनमें जननांग स्पष्ट नहीं होता है, बीज भी नहीं बनता है
तो जब जननांग स्पष्ट नहीं है, बीज भी नहीं बन रहा है, यानी कि आप क्रिप्टोगैम्स हैं। क्रिप्टोगैम्स इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आप पाते हैं? क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत जो आएगा वो आएगा थैलोफाइटा भी आएगा, ब्रायोफाइटा भी आएगा और टेरिडोफाइटा भी आएगा। पूछेगा कि कौन क्रिप्टोगैम्स है तो बताएंगे थैलो, ब्रायो, टेरिडो, तीनों। तीनों। आइए अगला, वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होगा और बीज भी बनेगा। नहीं बन रहा था तो क्रिप्टोगैम था, बन रहा है तो फेनरोगैम हो जाएगा। नग्न बीज उत्पन्न करने वाला, मतलब बीज होगा नंगा होगा, वो होगा जिम्नोस्पर्म। और बीज पर कोई आवरण होगा तो वो होगा एंजियोस्पर्म। जैसे में फल के अंदर बीज हो गया, बीज पर कवर हो गया फल का, तो वो होगा एंजियोस्पर्म। दोनों याद रखिएगा, बढ़िया सवाल। साइकोन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला किस संघ के अंतर्गत आते हैं? साइकोन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला ये आते हैं पोरीफेरा। जी हाँ, पोरीफेरा के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थ्रोपोडा। देखिए ब्रायोफाइटा उभयचर था, सबसे बड़ा संघ तो ऑर्थ्रोपोडा, एकदम याद कर लीजिएगा जो वहां पर। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कीट पतंग आएंगे। आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का परिसंचरण होगा? तो ओपन होगा, यानी कि खुला होगा। देखिए झींगा हो गया, तितली हो गया, मक्खी, बिच्छू, केकड़ा, कीट पतंग है ना, ये ऑर्थ्रोपोडा में आएगा। सबसे बड़ा संघ यही है। आइए, मछली का हृदय कितने भाग में? मछली का जो हृदय होता है ये दो भागों में बना होता है। कितने? केवल दो चैम्बर, एक और नीचे ऊपर, ऐसे दो, केवल दो। मगरमच्छ स्तनधारी हो जाएगा, चार स्तनधारी वाला, जो चार स्तनधारी में है, मगरमच्छ में भी चार हो जाएगा। स्तनधारी यानी मैमल्स में भी चार हो जाएगा। कंगारू का जो बच्चा जिस थैली में रहता है उसको मार्सुपियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्सुपियम, ध्यान रखिएगा। सिस्टम नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं लीनियस, कैरोलस लीनियस, ध्यान रखिएगा, सिस्टम नेचुरी कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो द्विनाम पद्धति की शुरुआत भी लीनियस के द्वारा ही किया गया था, लीनियस के द्वारा। घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? पासेर डोमेस्टिक्स, है ना, पासेर डोमेस्टिक्स। किसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है? तो जीवित जीवाश्म आर्क बैक्टीरिया को, किसको? आर्क बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, आर्क बैक्टीरिया में जनन कैसे होगा? तो जनन होगा अलैंगिक, एसेक्सुअल। यू बैक्टीरिया का नाम किसने दिया था? तो एहरेनबर्ग ने यू बैक्टीरिया का नाम दिया था, एहरेनबर्ग ने। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं, है ना, क्योंकि समय 1 घंटा हो गया है। यू बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो यू बैक्टीरिया की खोज, नामकरण तो भले किया एहरेनबर्ग ने, लेकिन खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। कवक में भोजन पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो कवकों में भोजन पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन एवं तेल, ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में। कवक में जनन कैसा होता है? तो कवक में जनन लैंगिक भी होगा और कायिक अलैंगिक भी होगा। ठीक है, इनमें से किसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है? देखिए ये जाइलम और फ्लोएम होता ही नहीं है, और ये ब्रायोफाइटा भी है और थैलोफाइटा दोनों है। सी, किस समूह के वनस्पति, किस समूह को वनस्पति सर्प या बोटनिकल स्नेक भी कहा जाता है? बोटनिकल स्नेक या वनस्पति सर्प, तो ये टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा समूह के वनस्पति को कहा जाता है। जंतु में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो जंतुओं में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन या फिर फैट वसा के रूप में होता है। वायरस यानी विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज करने वाले थे इवॉन क्या? विस्की, इवॉन विस्की। सबसे छोटा ज्ञात पशु वायरस किस रोग का होता है? तो सबसे छोटा ज्ञात पशु वायरस जो होता है वो होता है खुरपक्का मुंहपक्का,
फुट एंड माउथ डिजीज वाला। सबसे बड़ा विषाणु तो ये होता है पंडोरा वायरस, सबसे बड़ा विषाणु पंडोरा वायरस। वायराइड की खोज, देखिए एक लड़का पिछले बार जब क्लास कराया था तो वायराइड की खोज में कहा था कि वायराइड की खोज की थायराइड की खोज। भाई वायराइड होता है वायराइड, वायराइड की खोज। तो वायराइड की खोज पूछेगा तो आप बताएंगे टीओडेनर, टीओडेनर। किसे प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है, प्रारंभिक पादप कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, उभयचर है ना ये ब्रायोफाइटा, तो ये प्रारंभिक पादप हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। प्रथम ऐसे प्राकृत विज्ञानी जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया तथा जाति और वंश में अंतर स्पष्ट किया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जॉन रे। क्या नाम है? जॉन रे। आधुनिक वर्गीकरण का जनक तो कैरोस लीनियस हो जाएगा। जंतु जगत के वर्गीकरण का प्रारंभिक स्तर क्या है? तो यह है संघ, फाइलम है, फाइलम। प्रोटोजोआ कैसे बनते हैं, किससे निर्मित होते हैं? तो सिंगल कोशिका का होता है ये प्रोटोजोआ, केवल एक कोशिका का, केवल एक कोशिका से। देखिए मैंने 5 जगत वाला बताया था ना, तो 2 जगत का वर्गीकरण तो बताएंगे लीनियस। द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी? तो द्विनाम पद्धति की खोज लीनियस नहीं की थी। 3 जगत का वर्गीकरण तो मैं बता चुका हूं, हैकल। 4 जगत का वर्गीकरण तो बता चुका हूं, कोपलैंड। 5 जगत का वर्गीकरण तो बता चुका हूं, व्हिटेकर। सब तो बता चुका हूं, छोड़ा हूं क्या? नहीं। अगला वर्गीकरण में मोनेरा जगत को किसने जोड़ा? मोनेरा को जोड़ने वाला कौन था? तो मोनेरा को जोड़ा था व्हिटेकर, नहीं, मोनेरा को कोपलैंड चौथे में जोड़ा था ना मोनेरा, ध्यान रखिएगा भाई, कंफ्यूज मत होना। तो कोपलैंड चौथा में कौन था? कोपलैंड था। तो 237 को हो जाएगा एक कोपलैंड। ठीक है, चलिए। कवक को किसने पृथक दर्जा दिया? कवक को किसने पृथक दर्जा दिया? तो कवक को दिया था व्हिटेकर ने, 5वें में कवक को दिया था व्हिटेकर ने। वास्तविक जीवाणु कहा जाता है यू बैक्टीरिया को। किसे वास्तविक जीवाणु? यू बैक्टीरिया। नील हरित शैवाल तो ये जानते हैं आप, साइनोबैक्टीरिया, पूछा हुआ है ये प्रश्न। जीवाणु विज्ञान का जनक, तो जीवाणु विज्ञान का जनक लेवनहॉक। आइए, दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, तो ये जीवाणु पूछ रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु, तो बताएंगे राइजोबियम, राइजोबियम। अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु तो हो जाता है स्यूडोमोनास। कीड़वन द्वारा एंटीबायोटिक उत्पन्न करने वाला जीव कौन है? तो ये होता है स्पेट्रोकोकस। कोमल त्वचा वाला जीव माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। जीव सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है वायरस को, विषाणु को। चलिए, लाइकेन में संबायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध होता है कवक और शैवाल के बीच। किसके बीच? कवक और शैवाल के बीच। किसे प्राकृतिक प्रदूषण सूचक कहा जाता है? ये होता है लाइकेन। जहां प्रकृति ये प्रदूषण रहेगा वहां ये उगेगा ही नहीं, इसलिए इसको इंडिकेटर कहा जाता है, नेचुरल। आगार आगार जेल प्राप्त होता है लाल शैवाल से। किससे होता है? लाल शैवाल से होता है। आइए देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु था राइजोबियम, लेकिन यहाँ शैवाल पूछ रहा है, तो शैवाल में 2 नाम बताएंगे, नॉक्सटॉक और एनावेना। बर्फ पर उगने वाले शैवाल, जो शैवाल बर्फ पर उगते हैं उनको क्रिप्टोफाइट कहते हैं। आप क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। और वही जो चट्टान पर उगने वाला शैवाल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लिथोफाइट। क्या कहते हैं? लिथोफाइट, ध्यान रखिएगा, लिथोफाइट। किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं? तो अल्वा को। किसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है? साइकस को। कौन इनमें से मछली नहीं है? तो रोहू है मछली, क्रेफिश भी है, समुद्री घोड़ा नहीं, रोहू तो है मछली।
ठीक है, रोहू तो मछली है और क्रे फिश नहीं है, फिश लगा है इसलिए ये कंफ्यूजन के लिए दिया है। रोहू मछली है, समुद्री घोड़ा है, कुत्ता मछली भी है, लेकिन क्रे फिश जो है वो मछली नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा। रटिएगा प्रश्न को। धागे से बांधकर पत्थर को अगर गोल गोल घुमाते हैं और अचानक छोड़ते हैं तो वह किस दिशा में जाएगा? जहां छोड़ेंगे वहीं से स्पर्श रेखा में चला जाएगा। तो कहाँ जाएगा? वृत्त पथ की ओर नहीं, केंद्र की ओर भी नहीं, स्पर्श रेखीय वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में। बहुत अच्छा सवाल है भाई, आ जाएगा परीक्षा में। नोट कर लीजिए, 256वां प्रश्न आएगा बिहार पुलिस मद्य निषेध में, लिख लीजिए। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो ये है सरल रेखीय गति, सीधी रेखा में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, नहीं विस्थापन कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रस्सी से बांधे पत्थर की गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है क्योंकि उसके वेग की दिशा बदलती है, इस वजह से। चलिए आइए 261वां प्रश्न। डिस्कस थ्रो में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाता है, डिस्कस थ्रो में अपने शरीर को घुमाता है वृत्तीय गति प्रदान करने हेतु। इसमें से कौन वृत्तीय गति का उदाहरण है? चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, हाँ ये तो है ही। उपग्रह की गति, ये भी है। गोल मैदान पर साइकिल चलाता व्यक्ति, यह भी है, यह सभी हो जाएगा। वह राशि जो चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करती है क्या कहलाती है? वह राशि जो चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करे वह वेलोसिटी यानी कि वेग कहलाएगा। वेग का एसआई मात्रक पूछेगा आपसे तो बताएंगे मीटर प्रति सेकंड। क्या बताएंगे? मीटर प्रति सेकंड। कहाँ चला गया? किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो वेग तथा समय के गुणनफल से आप डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। नहीं ज्ञात कर सकते हैं? वेग तथा समय के, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है इसमें। 265वां वेग तथा समय, हाँ सही है, गुणनफल से वेग तथा समय, तो डिस्प्लेसमेंट सही तो है, कहाँ कंफ्यूजन है, सही है, ठीक है। चलिए, गाड़ियों में लगा वह यंत्र जो तय की गई दूरी कितना आपने तय किया ये बताएगा, तो ये ओडोमीटर बताएगा। स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन मत करिएगा। चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यानी कि बी हो। चलिए, एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में जब चाल होती है तो उसको वेलोसिटी यानी वेग कहा जाता है। औसत वेग होता है क्या? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यही औसत निकल जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं तो इसको एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो एक्सेलरेशन कहा जाता है, यानी कि त्वरण। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु की गति किसका उदाहरण है? तो स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु एक समान त्वरण गति का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ से क्या ज्ञात किया जाता है? तो दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात कर सकते हैं। और वेग समय ग्राफ से क्या ज्ञात करेंगे? तो वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात कर लीजिए, एक्सेलरेशन ज्ञात कर लीजिए। जब किसी वस्तु के वेग या दिशा में बदलाव होता है तो यह किस गति का उदाहरण है? तो वेग या दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरित गति का उदाहरण है। आइए, वृत्तीय पथ पर दौड़ता एथलीट भी त्वरित गति का उदाहरण है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है, भले चाल उसका नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा हमेशा बदल रहा है, तो जब दिशा बदले तो वह त्वरित गति हो जाता है। वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलने वाली गति एक समान चाल से चल रहा है तो वह एक समान वृत्तीय गति हो जाएगा।
इनमें से कौन अदिश राशि, अदिश में कोई दिशा नहीं होता है। तो चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब किस दिशा में पता ही नहीं है आपको, तो ये हो जाएगा अदिश। सदिश में दिशा का आपको पता है, तो दिशा कब पता होगा, जब आप निश्चित दूरी तय किए हैं, यानी विस्थापन हो गया। जब कोई गतिशील मोटर कार चल रही है, गाड़ी अचानक रुकती है, तो हम क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हर चीज जड़त्व मतलब रहना चाहता है, जो जहां है वहीं रहना चाहता है। ऐसा जड़त्व के कारण होता है, जड़त्व के कारण। इनमें से कौन संवेग को परिवर्तित करने वाली मुख्य राशि है। संवेग को परिवर्तित करने वाली मुख्य राशि होगी फोर्स, यानी बल। चलिए, इनमें से किसके परिवर्तन में संवेग में परिवर्तन होगा, तो अभी बल बताया, तो जिसमें बल लगा है वो कर दीजिए, यानी आवेग गुणे बल। तो आवेग गुणे बल होगा, और समय है तो ये समय वाला भी हो जाएगा। तो ये सभी कर दीजिए, ए बी सी तीनों करिए, सबसे बेहतरीन आंसर। और इस समय यहाँ भी है तो ये भी समय हो जाएगा, और वेग है ही, सभी हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु पर लग रहे बल का मान किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु पर लग रहे बल का मान द्रव्यमान और त्वरण से, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुणे त्वरण से प्राप्त किया जा सकता है, मास और एक्सेलरेशन से। किसी पिंड को गति प्रदान करता है कौन सा बल, तो पिंड को गति प्रदान अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी असंतुलित बल करता है। कोई वस्तु समान वेग से तब तक गतिशील रह सकती है जब घर्षण बल, जब तक उस पर संतुलित हो, घर्षण बल संतुलित रहेगा तब तक वो गतिशील रहेगी। प्रथम लोलक घड़ी की संरचना किसने दिया था, तो ये दिया था गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो ने। किसने सर्वप्रथम बृहस्पति के चारों ओर घूमते उपग्रहों को देखा था, यह भी गैलीलियो ने ही देखा था, इसे भी गैलीलियो ने ही देखा था। चलिए अगला सवाल, न्यूटन का कौन सा नियम बताता है कि वस्तु अपनी अवस्था बनाए रहती है। जड़त्व वाला बात कौन सा नियम बताता है, वह न्यूटन के प्रथम गति नियम बताता है। अब न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व, इसीलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर। बस के, जब बस चलता है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है बैठे बस में, ये क्यों, क्योंकि व्यक्ति जो है ये जड़त्व में रहना चाहता है, विराम अवस्था में, ये विराम ही रहना चाहता है। बस चल दिया तो आदमी रुका ही रहना चाहता है, झुक जाता है। चलिए, एक दो तरीके का झुकता है, एक जब चलती बस में ब्रेक लगाएंगे तो आगे की ओर झुकेगा, और रुके हुए बस के चलने पर आदमी पीछे की ओर झुकेगा। वस्तु का जड़त्व किससे मापा जा सकता है, किससे मापा जाता है, तो उसके मास यानी द्रव्यमान से। वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, इनर्शिया, इनर्शिया यानी कि जड़त्व। चलिए आगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है, वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व का ही तो माप है, जड़त्व का माप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न ऑप्शन ही आधा है, इसको छोड़िए। वस्तु त्वरण प्राप्त करती है किस नियम के अनुसार, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वस्तु द्वितीय गति नियम के अनुसार त्वरण प्राप्त करती है, न्यूटन के दूसरे गति नियम। संवेग नामक राशि को किसने बताया था, ये न्यूटन ने ही बताया था, संवेग नामक राशि। संवेग का सूत्र क्या होता है, तो एम गुणे वी, मास और वेलोसिटी, वी बटा एम नहीं होगा, एम वी होगा, ये सी ऑप्शन। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो संवेग का एसआई मात्रक होगा, वह होगा न्यूटन सेकंड भी होगा, और केजी मीटर प्रति सेकंड भी होगा, तो यानी कि बी और सी दोनों। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है, यह न्यूटन के किस गति नियम से पता चलता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है, या उस पर लगने वाले जो असंतुलित बल होता है उसके समानुपाती, यह न्यूटन के दूसरे गति नियम से ज्ञात होगा, पता चलेगा। ठीक है, बल का व्यंजक F बराबर ma, ये भी न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होगा। बल की परिभाषा, परिभाषा प्रथम गति नियम से, व्यंजक दूसरे से, परिभाषा प्रथम से।
त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो हो जाएगा कौन? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस गति नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि? तो F बराबर m बताया ना दूसरे गति नियम से, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से बताइए। क्रिकेट में तेज आती गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है, क्यों खींचता है जानते हैं? क्योंकि वह समय को कम करना चाहता है। यह न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? यह भी न्यूटन के दूसरे गति नियम पर आधारित है। कैच पकड़ने के बाद खिलाड़ी हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों खींच लेता है? क्योंकि गेंद का वेग शून्य करने में वो समय को बढ़ाना चाहता है। तो बी ऑप्शन होगा कि वो समय को बढ़ाता है गेंद की वेग को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। किस गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है? तो एक्शन रिएक्शन जो है यह कहा जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ, तीसरे गति नियम को। ध्यान रखिएगा, तीसरे गति नियम को कहा जाता है। चलिए, साइकिल चलाना संभव हो पाता है। साइकिल धरती को ढकेलता है और धरती साइकिल को ढकेलता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन दोनों। तो तीसरा गति नियम। बंदूक से गोली चलाते हैं, थाय, तो गोली आगे जाता है बंदूक पीछे, यानी कि एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन हुआ। तो तीसरा गति नियम, एक्शन रिएक्शन जैसे ही तीसरा गति नियम बताना है। पक्षी उड़ता है, पक्षी पंखों से हवा को नीचे दबाता है, हवा ऊपर की ओर उसको ले जाता है, यानी एक्शन रिएक्शन हो रहा है, तीसरे गति नियम। रॉकेट उड़ना, रॉकेट में ईंधन जलता है, वो नीचे की ओर दबाव लगाता है और ईंधन उसको ऊपर की ओर दबाव लगाता है, ये भी तीसरे गति नियम हो जाएगा। देखिए, गोली चलने पर तीसरे गति नियम होता है, बट गोली लगने पर गहरा घाव हो जाता है, वो होता है न्यूटन के दूसरे गति नियम से, क्योंकि वो गति में रहना चाहता है, आप उसको रोक रहे हैं, तो रोकेंगे तो भैया दिक्कत होगी, उसका वेग शून्य आप कर नहीं पाए। गेंद को पकड़ के तो शून्य कर लिए थे, लेकिन यहाँ शून्य नहीं कर पाए, यहाँ दूसरा गति नियम होगा। नाव से कूदते हैं, पानी में नाव से कूदिए तो आप नाव को पीछे की ओर ढकेलिए और नाव आपको आगे की ओर ढकेल देगा, यानी एक्शन रिएक्शन, तीसरा गति नियम। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? किसी वस्तु को त्वरित करना है तो अनवैलेंस फोर्स, ये तो पहले ही बताया हूं। 312 प्रश्न थे, 1 घंटा 17 मिनट 45 सेकंड में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करिएगा। क्या इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा, जल्द ही वो पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर पार्ट बाय पार्ट वाला पीडीएफ चाहते हैं तो वहाँ पाठशाला विद्या के ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप परचेज कर सकते हैं केवल और केवल 79 में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।